नमस्कार, धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पाकिस्तान पर अपना शिकंजा कसते हुए भारत ने उससे होने वाले आयात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। डीजीएफटी ने आज ये घोषणा की। इसके अलावा भारत अलग तरीके से आईएमएफ में जाकर पाकिस्तान को मिलने वाले लोन पर सवाल खड़े कर रहा है। ऑफिशियल तौर पर वो वहां एक विरोध पत्र भेज रहा है। साथ ही अगर हम बात करें तो एफएटीएफ में लाने की दोबारा से यानी ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल कराने की तैयारियां हिंदुस्तान की तरफ से शुरू हो गई हैं। लेकिन इस बीच जो एक नई चीज खड़ी हो रही है भारत के लिए वो ये है कि क्या भारत के खिलाफ कोई तीसरा फ्रंट भी खुल सकता है। भारत के बॉर्डर्स पर लगे हुए जो पाकिस्तान और चाइना के साथ तनाव के बीच में इस वक्त तो आप पाकिस्तान से सीधे जूझने की तैयारी में हैं, तो उधर वो बांग्लादेश जिसको हिंदुस्तानी जवानों ने अपने पसीने और खून से पैदा किया था, वो भारत के खिलाफ बड़ा बड़ा न केवल बोलने की कोशिश कर रहा है बल्कि सीधे तौर पर धमकी देने पर उतर आया है। उसके मेजर जनरल, ये एक और बात मैं बता रहा हूं कि उसका मेजर जनरल जो रिटायर्ड है फजलुर रहमान, उसने कहा है कि जैसे ही भारत अगर पाकिस्तान पर हमला करता है तो चीन की मदद से बांग्लादेश को 7 सिस्टर्स पर यानी 7 बहनों पर जो कहा जाता है पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को, उन पर कब्जा कर लेना चाहिए। ये फजलुर रहमान, और बड़ी विडंबना क्या होगी कि इस फजलुर रहमान को मुक्ति वाहिनी में भारत की फौज ने ट्रेनिंग दी थी पाकिस्तान से लड़ने की। आज वो पाकिस्तान का मुजाहिद बन रहा है। वो यूनुस जो 1 महीने पहले मार्च में चाइना जाकर उस पूर्वोत्तर की बात कर रहा था, तो ये फिर ऐसे नहीं लगता कि जैसे सिर्फ एक संयोग है। ऐसे और बहुत सारे लोग इस पर ऐसे आश्चर्य कर रहे हैं जैसे मैंने बात शुरू की कि क्या कोई तीसरा फ्रंट खुल सकता है। लेकिन अगर आप इतिहास की तरफ एक जरा सी बारीक दृष्टि डालें तो आपको लगेगा कि ये कहीं ना कहीं राष्ट्र के निर्माताओं या उन सपने देखने वाले भविष्यकर्ताओं की कहीं ना कहीं कोई चूक है, जो ये पढ़ नहीं पा रहे थे कि बांग्लादेश की दीवारों पर बांग्लादेश ने क्या लिखा है। राष्ट्र नेता वो होता है जो अपनी राष्ट्र की आने वाली पीढ़ियों तक को सुरक्षित करके चलता है। लेकिन वो लोग कौन हैं जो जीतते हैं मैदानों में सैनिकों के खून पर और हार जाते हैं टेबल पर, कूटनीति के टेबलों पर। जब 1971 में बांग्लादेश को आप जन्म देते हैं, बांग्लादेश को जन्म देते इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके जवान, आपके तमाम लोग उस समय लड़ रहे थे। आज जब हम बांग्लादेश पर बात करेंगे तो मैं आपको रेफरेंस से दिखाने की कोशिश करूँगा कि उसी वक्त लिखा हुआ था कि ये ऐसा करेगा। उसी वक्त लिखा हुआ था कि आपके राजनेताओं को बिल्कुल निश्चिंत होकर नहीं सोना चाहिए। कोई बड़ा भाई, छोटा भाई, कम से कम अगर आपके उनके साथ रिश्ते तल्ख रहे हों तो नहीं हो सकते हैं। जिस शेख मुजीबुर रहमान के लिए हिंदुस्तान ने अपनी तमाम ताकतें झोंक दी जिसको सुरक्षित करने के लिए, वही बंगबंधु 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे में मुस्लिम लीग का एक युवा नेता था। आपने उस तथ्य को भुलाकर बंगबंधु को सेकुलर लीडर माना। आपकी राजनीतिक नेतृत्व ने उसको एक नई धर्मनिरपेक्ष राज्य का मुखिया बनाने के लिए अपनी ताकत झोंक दी। आपने अगर देखते हैं बंगबंधु महज 5 साल बाद ही उसी जनता ने जो उसको राष्ट्रपिता कह रही थी, उसके घर में परिवार सहित हत्या कर दी। सिर्फ शेख हसीना बची, उनकी बहन बची जो कि दिल्ली में थे, यानी वहाँ ढाका में मौजूद नहीं थी। नहीं तो उनके पूरे परिवार का उसी देश में, जिस देश ने महज 4 साल पहले उनको राष्ट्रपिता कहा, 3 साल पहले उनकी बेरहमी के साथ हत्या कर दी। तो ये सब घटनाएं उसी देश में जहाँ तुरंत तख्ता पलट हो गया। जिस देश में तख्ता पलट हुआ है उस देश में फौजी डिक्टेटर ने लाखों लोगों को मारा, लाखों महिलाओं के साथ रेप हुए। उसी देश में आपने ये तमाम अपने पत्ते
पूरी तरह खोल के रखें। ये एक अच्छी सोच थी क्या? ये एक योजना के तौर पर अगर हम देखना चाहें, बांग्लादेश की कहानी वाकई बहुत सारे सवालों के साथ है। मैं इसीलिए आज आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो बात हो रही है कि वहाँ एक तीसरा फ्रंट खुल जाएगा, क्योंकि वो ये कह रहे हैं, लेकिन ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये अगर आपको चौंका रही है तो इसका मतलब है कि आप बांग्लादेश के इतिहास पर ज़रा सा भी नज़र नहीं डालना चाहते। बांग्लादेश में जब तक वो बांग्लादेश नहीं बना था, तब भी वहाँ मुस्लिम कट्टरपंथी जो इस्लामिस्ट चरमपंथी थे, वो पूरी तरह से भारत सरकार या हिंदुओं पर हमलावर थे, उनके खिलाफ खड़े थे। और यहाँ तक कि जब वो पूरी पाकिस्तान में शामिल होता है तो 63 में 1963 में जब श्रीनगर में मुक़द्दस यानी पैगंबर मोहम्मद साहब का बाल वहाँ से हजरत बल से गायब होता है, तो उस वक्त भी हजारों की संख्या में हिंदुओं को वहां से जान बचाकर, इज्जत बचाकर और अपने घर बार खोकर भागना पड़ा था। उस वक्त भी किसी ने ये सोचने की कोशिश नहीं की कि यहाँ जो कट्टरपंथियों का जो हाल है वो अगर फ्यूचर में वो क्या कर सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है बंगाल में क्या हुआ था, नोआखली में किस तरह से हजारों औरतों के साथ रेप हुए, हजारों हिंदुओं को कन्वर्ट किया गया, उनके घरों में आग लगा दी, हत्याएं कर दी सरेआम। और फिर जब महात्मा गांधी ने नोआखली का दौरा किया, ये सब चीज़ें, इन पर बात की जा सकती है कि आखिर बांग्लादेश ऐसा कैसे हुआ। बांग्लादेश को क्या हिंदुस्तान ने पढ़ने में गलती की? क्या हिंदुस्तान के स्ट्रेटेजिस्ट जो थे वो ये समझ नहीं रहे थे कि कल को बांग्लादेश भी उसी रास्ते जा सकता है जिस पर पाकिस्तान गया? डायरेक्ट एक्शन डे से दोनों बने, क्योंकि उसी से, चूंकि वो तो पाकिस्तान के साथ ही था। तो लिहाजा कहाँ कमी रही ये अलग बात है, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन मैं बांग्लादेश पर बात करने से पहले एक छोटी सी कहानी के साथ शुरू करता हूँ, जिसका रिश्ता इससे जुड़ता है। और इतिहास की एक इतनी बड़ी कहानी है जिसको शायद आपने अलग अलग किस्सों में सुना होगा, या ज़्यादातर लोगों ने ये सुना ही नहीं होगा। हिंदुस्तान के इतिहास में एक तारीख आती है 26 जनवरी। इसको 23 जनवरी या 26 जनवरी के बीच का कोई सा दिन कहा जा सकता है। सन है 1565। शाम लगभग होने को है। विजयनगर साम्राज्य की फौज जीतने के कगार पर है। 80 साल का राम राया, जिसने विजयनगर साम्राज्य की प्रसिद्धि इतनी फैला दी थी कि उससे 5 जो सुल्तान थे, जो आसपास उसके घिरे हुए मुस्लिम सुल्तान थे, वो उससे इतना डरे हुए थे कि एक साथ मिलकर हमला कर रहे थे। लेकिन राम राया की जो गलती है, राम राया का जो स्ट्रेटेजिकल भूल थी, उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन आप ये जान लीजिए कि राम राया वहाँ उस युद्ध में जब घायल होकर गिरफ्तार होता है, हाँ उस समय जीत रहा था राम राया, तो अचानक क्या हुआ कि उसने जिन 2 कमांडर्स को मौत के मुंह से बचाया था, उनको एक सम्मानित कमांडर बनाया था। उन्होंने एंड टाइम पर, बजाय इसके कि वो राम राया का साथ देते, जीत से कुछ क्षण पहले उन्होंने पाला बदल लिया। इतिहास में उनको गिलानी बंधुओं के नाम से जाना जाता है। वो दोनों कमांडर जिनको कभी राम राया ने वहाँ से उठाया था, जब विजयनगर साम्राज्य की फौज एक जीत के बाद तमाम लोगों को मारते हुए गुजर रही थी और देख रही थी, तो वहाँ एक माँ के चिपटे हुए 2 बच्चे थे, जिनको राम राया ने लाके उनको उनकी धार्मिक शिक्षा दी, उनको उस तरह से तैयार किया और बाद में उनको फौज में अपने आदमी के तौर पर मुख्य सेना नायकों की तरह 2 जगह दिया गया। और ये तमाम चीज़ें इतिहास में विजयनगर साम्राज्य की उस हार का प्रतीक बनी। विजय उनको तो खैर उनका गर्दन काट दी गई, उनको राम राया को लाया गया। 80 साल के राम राया थे, और उनको जो वो थे इतिहासकार हरमन कुलके और डाइमार रोडमुंड के मुताबिक भारत का इतिहास उन्होंने लिखा, भारतीय इतिहास का सर्वे करते हुए। हालांकि रिचर्ड ईटन ने ये कहा है कि उन दोनों के बदलने के पीछे सांप्रदायिक कारण नहीं था, जबकि दूसरे इतिहासकार साफ तौर पर कहते हैं कि वो सांप्रदायिक कारण था और राम राया को इतनी अहम जगह उनको नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन ये कहानी यहीं बस नहीं हो रही है। राम राया को मारने वाले या हराने वाले जिस संघ का
जिस संघ ने हमला किया था, जिन 5 मुस्लिम सुल्तानों के संघ ने हमला किया था, उस दक्षिण में बचे हुए एकमात्र साम्राज्य जो 1333 से लगातार इस्लामिक इन्वेजन को टक्कर दे रहा था, जिस शहर की समृद्धि हम्फी आज भी वो खूबसूरत शहर है जिसके जले हुए शहर के निशान दुनिया के तमाम लोगों को आज भी चौंका देते हैं। तो उस वक्त जिस आदमी ने, जिस शख्स ने, जिस सुल्तान ने इस संघ का नेतृत्व किया था, वो राम राया का बेटे की तरह था। राम राया ने उसको अपना बेटा करार दिया था। उसकी माँ ने, राम राया की पत्नी ने उसको अपना बेटा भरे दरबार में दिया गया था और बेटे की तरह सम्मान और मान देने के बाद उसी जो आदिल शाही जो बादशाह थी उनका ये था। अब मैं आपको बता देता हूँ, तालीकोटा के इस वार में गोलकुंडा, बरार, बीदर, अहमदनगर और बीजापुर, इन तमाम लोगों ने इस समय एक साथ मिलकर उसको हराया था। आप जानते हैं उसका वो क्या हुआ? ये सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी। 9 महीने तक उस शहर को जलाया गया। उस शहर में लोगों को काट कर, यानी दूध पीते हुए बच्चे को मां के साथ काट दिया गया। ये इतिहास में लिखा है कि ये कितने दिन लगे, 20 दिन तक 12 दिन तक उस शहर में लाशों को गिनना में लगा। वो शहर लाशों को गिनने में 20 दिन तक लगते रहे। अली आदिल शाह ने, जो अली आदिल शाह जो उसको लीड कर रहा था, निजाम शाह ने राम राया का सर काटा था। और आप जानते हैं कि 20 मील क्षेत्र में सिर्फ लाशें ही लाशें पड़ी थी। ये सिर्फ एक आदमी की गलती है जो भुगतनी पड़ी। ये उसके अंदर की दया है जो उसको अपने उस समय के प्रचलित मूल्यों के भी खिलाफ खड़े होने को मजबूर करती है। जबकि लगातार 1333 से हरिहर बुक्का का स्थापित ये साम्राज्य मुस्लिम शासकों के साथ लगातार संघर्ष में रहा। अब वापस आते हैं कि हमको क्या ये सबक सीखना चाहिए था कि किस तरह से जब आप किसी पर दया करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो आप उसको इस तरह ना दें कि वो कल को आप ही को धमकियां देने लगे या आपके अस्तित्व का संकट का कारण बन जाए। बांग्लादेश को जब आज़ादी दी गई तो लगा कि आज़ादी दिलाई गई तो लगा जैसे आपने एक बहुत बड़ा, दुनिया की नज़र में बड़ा काम किया। और ये क्योंकि सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था, ये मैं आपको कल भी बता रहा था। तो ये सबसे बड़ा आत्मसमर्पण भले ही दुनिया की नज़र में था, लेकिन आपको इससे फ़ायदा क्या हासिल हुआ? आपने दीमकों को, कोई अपनी दीमकों की बाबी में मिट्टी का तेल डाल रहा था, आपने उस पर लॉन बना दिया, आपने उस पर लाइब्रेरी खोल दी और वो सारी आपकी किताबें चट कर गई। इस तरह से अगर हम लोग तब से देखें, जब से बांग्लादेश बना, तो मैं अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे ये बांग्लादेश जिस तरह से हिंदुओं पे अत्याचार के साथ शुरू हुआ था, ये न केवल आपके लोगों के खिलाफ रहा, न केवल आपकी, उसके स्ट्रेटजी भी आपकी यहाँ कम से कम फेल होती दिखी। क्योंकि अभी अगर आप देखते हैं तो अभी भी सिर्फ उसको 54 साल हुए हैं और आपके साथ दुश्मनी का इतना लंबा अनुभव है वहाँ। मेजर जनरल फजलुर रहमान का मैंने आपको बताया, लेकिन 1977 से 1900 यानी आज़ादी कब मिली उसको? 71 में आपने आज़ाद कराया। और 1977 से 1971 के बीच हुजी, हरकतुल जिहाद इस्लामी, जमातुल मुजाहिदीन, ये सब संगठन वहाँ से हिंदुस्तान पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे, हमला कर रहे थे। आप देखते हैं जमातुल मुजाहिदीन इस समय हिंदुस्तान में एक जो कई आतंकी हमलों का जिम्मेदार है। खालिदा जिया के समय में जो 91 से 96 का दौर था, उस समय आतंकी संगठनों ने अपना पूरा बेस बना दिया था। पाकिस्तान वहाँ से हथियार भेज रहा था। आप भले ही अभी आपको लग रहा हो कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने वीज़ा अब खोला, वो खोला, लेकिन खालिदा जिया की सरकार के समय पाकिस्तान की आईएसआई पूरी तरह से हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे थे। आप ये सोच रहे थे कि शायद आपकी अच्छाइयाँ, आपकी तमाम चीज़ें, लेकिन दुनिया में जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसमें अच्छाई बुराई कुछ नहीं होती। ये बार बार मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें आपके देश के लोगों का हित होता है या अहित होता है। आपको किसी भी नैतिक बाधाओं से मुक्त होकर जाना होता है। जब आप जीत रहे थे, आपने रंगा माटी को मिला
और जो चिटगांव, इन सब जगह पर आपने जब उनको छूट दी तो आज तक आपके हिंदुओं का वहाँ से लगातार पलायन कर हिंदुस्तान में घुसने की एक निरंतर प्रक्रिया है। और बांग्लादेश के उन लोगों को जिन्होंने आपने मानवीय आधार पर शरण दी, उन्होंने आपके शहरों की स्थितियां तक बदल दी। ये तो एक वो है। लेकिन क्या आपको लगता है कि हम अगर उस पर बात करें कि किस तरह से उस देश को मुक्त कराया और आपके पॉलिटिशियंस, आपके जो विचारक हैं, उन सब का उस देश को पहचानने में गलती हुई, जबकि वो बार बार ये अनाउंस कर रहा था कि वो इसी रास्ते पर आना है। मैं आपको एक उदाहरण से शुरू करता हूँ। ये जो 1971-72 के जो वार को कवर किया था, ये युद्ध यात्राओं में, मुक्त क्षेत्र, युद्ध यात्रा और युद्धोपरांत, ये धर्मवीर भारती जी की लिखी हुई किताब है। और अपनी उस युद्ध यात्रा में वो अलग अलग जगह अग्रिम मोर्चों पर जा रहे थे। अग्रिम मोर्चों पर जाने पर उन्होंने, चूँकि वो हिंदुस्तान मदद कर रहा है, वो हिंदुस्तान के धर्मयुग जैसे पत्रिका के एडिटर हैं, बहुत बड़े हैं, और उनके साथ चूँकि सरकार का भी था, वो घूम रहे थे। तो जब उनको एक जगह ले जाया गया, मैं इस बात को हमेशा सोचता हूँ कि क्यों नहीं उस समय इन लोगों ने पकड़ने की कोशिश की कि एक जब वो चल रहे थे तो चलने से पहले उस बूढ़े सफ़ेद दाढ़ी वाले नायक की फ़ोटो लेना चाहते थे, वो भी ध्वज के पास खड़ा कर, जो बांग्लादेश का उस समय प्रस्तावित ध्वज था। हमें वो बूढ़े का, वह हंसता है और कहता है कि बूढ़े का छवि से क्या लेना साहब, यानी बूढ़े को छवि को उसने फ़ोटो से मना किया। ये एक युवा मुक्ति योद्धा हमको समझाता है कि अरे वो बूढ़ा मौलवी है, उसका धर्म नहीं कहता उसकी छवि लेने को। कैमरा रोक दिया जाता है, जीप चल जाती है और वो उल्लास से कहते हैं जय बंगला, हम जय बंगला दुगने उल्लास से कहते हैं। हमारे ये लोग जो चुनाव, जो युद्ध कवर कर रहे हैं, वो ये देखने से चूक जाते हैं कि जिस लड़ाई का नेतृत्व इतना कट्टर जहन कर रहा हो, वो बाद में उन हिंदुओं को कैसे सुरक्षा देगा। क्या ये सोचा जा सकता था? उस समय सोचने की ज़रूरत थी। लेकिन इसी में खुद लिखा है कि समझौता परस्ती के धुंधलके में गुमराह होकर हम जो नहीं कर सके वो ये कर रहे हैं। हम समझौता परस्ती के धुंधलके में थे और वो लोग साफ थे। उन्होंने इशारा किया कि एक फोटो भी जो नहीं खिंचवा सकता है, वो कल को अपने सिद्धांतों पर जो कि उसको काफिर और उसके बीच में अंतर करने को कहता है, वो कैसे मान लेता। इसमें एक और की वो याद दिलाते हैं, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू सर, वी आर ग्रेटफुल टू इंडिया। लेकिन ये एक सपना था जो आप साथ लिए चल रहे थे। उनको मालूम थी इसकी हकीकत, क्योंकि मैं पहले कह रहा हूँ 63 में, 1963 में आपको सिर्फ इतिहास में जाकर देखने की ज़रूरत है। हज़ारों हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था। श्रीनगर से ढाका या यहाँ की दूरी कितने 100 किलोमीटर होगी, आप सोच के देखिए कि वो क्यों वहाँ तक पहुँचती रही, वो दर्द की गुहार। और उन बेचारे मासूम हिंदुओं का क्या योगदान होगा उस पैगंबर साहब के मुँह मुक़द्दस को गायब करने में, जिसकी सज़ा उनको भुगतनी पड़ रही थी। इसके बाद मैं बता रहा हूँ कि हालात क्या थे कि एक वह जवान पगली नंगी औरत कस्बे की गलियों में, बाज़ारों में भागती रहती है। किसी ने बताया दिनाजपुर से आई शरणार्थी है। फौज की पूरी टुकड़ी ने उसके साथ पूरा बलात्कार किया। 3 दिन तक कराती पड़ी रही, फिर भागी। जान तो बच गई पर होश और कपड़े जो उस दिन गए तो फिर लौट कर नहीं मिले। ये सब उस समय की कहानी है, उस बांग्लादेश की कहानी है जो ये कह रहा है कि वो आपके 7 सिस्टर्स पर कब्जा कर लेगा। उसको कैसे मिली जीत, ये है, ये किस तरह से 8-8 वर्ष के बच्चों को। मैं एक और इम्पोर्टेंट्स करता हूँ कि वो जो है इस समय अगर बांग्लादेश के, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये थोड़ा सा वीडियो आपको लग रहा होगा एक अलग तरफ जा रहा है, लेकिन ये इसलिए बताने की कोशिश है कि जो राष्ट्र नेता जब युद्ध के समय फैसले लेते हैं या इतने बड़े वक्त पर, जैसे अब मोदी प्रधानमंत्री फैसला लेंगे, उस वक्त उनको किसी तरह के इमोशंस की ज़रूरत नहीं होती। उनके पास उनका कुछ नहीं होता। उनके पास ना उनकी दया है, ना उनके पास उनका करुणा है। उनको राष्ट्र का फैसला लेना होता है। बांग्लादेश इसका सबसे बड़ा हाल फिलहाल का उदाहरण है कि आपकी सबसे बड़ी जीत
जाया हुई। इसमें अब्दुल बारी ये हालत थी कि जब ये सोच रहे थे, कितने खुश थे कि वो बांग्लादेशी उनके सामने कहता है कि ये जो है हमारे पास जो हथियार हैं वो मानधाता के ज़माने के हैं। तो रणबीर भारती कहते हैं कि मैं शास्त्री से पूछता हूँ तो मालूम होता है कि रामचंद्र जी के पूर्वज का नाम मानधाता था। वे आप समझा नहीं? मैं बोला समझ गया, आप बाबा आदम की बात करें। वो कह रहे नहीं। उसने जवाब दिया हमारा बंगाली लोग का पूर्वज मानधाता है। जो इस तरह से जवाब दे रहे थे, उन्हीं लोगों के बाद में उन्होंने ही उन मानधाता के वंशजों को वहाँ से खदेड़ दिया। आज तक वहाँ रेप और वो कंटिन्यू। आज के वक्त में आप वो जो झेल रहे हैं, ये 71 में आपको दिखाई देना चाहिए था। इसीलिए बांग्लादेश पर आज इतना वीडियो बनाने की इच्छा है, क्योंकि और सुनिए, ये जो लाइन है, ये एक एक लाइन जैसे लगता है कि ये दीवार पे लिखी हुई थी, वो आपके सीने पे लिख रहे थे, आप पढ़ नहीं रहे थे। अब इन्होंने कहा कि रात को फिर हम आएंगे, उस टुकड़ी का नायक कैंप से आना वाले, उसी के इंतजार में। किसी विद्वान अंग्रेजी पत्रकार ने कहीं लिखा था, हिंदू युवक मुक्ति सेना में नहीं जा रहे हैं या मुक्ति सेना उनको ले नहीं रही है। वही अंग्रेज आकाओं का हिंदू मुस्लिम रोग, जिसे ये एंडो इंग्लियंस अभी तक दांत से पकड़े हुए, एंडो इंग्लियंस जो है अब तक पकड़े हुए, ये उनका राइटर का। मालूम हुआ कि फूकती फौज में कई भेदभाव नहीं। एक सेक्टर कमांडर जनरल दत्ता हिंदू भी हैं, और जिस टुकड़ी का नायक है ये इंतजार कर रहे वो भी हिंदू है। काश सोफों में धसी स्नाबरी में रमी वास्तविकता से उखड़ी पत्रकारिता इन तथ्यों को यहाँ कर जांच पाती कि ये मुक्त क्षेत्र हिंदू परिवारों का भी है, कस्बे में एक हिंदू मंदिर भी है। ये बात शायद मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा वो वेस्टर्नर जानते थे कि क्या हो रहा है। मुक्ति वाहिनी में भी हिंदुओं के साथ उस वक्त भी, जबकि वो अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस वक्त भी उनके साथ एक तरह से अत्याचार हो रहे थे लगातार। उनको इशारा किया जा रहा था कि क्या होगा। अब आप ये सोचिए कि किस तरह से वहाँ पाकिस्तानी, उन्होंने कहा था, अब उन्होंने बोला कि उन्होंने बाजार जलाकर खाक कर दिए 14। वे घोषित कर रहे थे कि उन्होंने ढाका के आधे लोगों को भून डाला है। ये पाकिस्तानी जो कर रहे थे उनकी बात हो रही है। जो बाकी बचे हैं उन्हें भूख से तड़पा तड़पा कर मारेंगे। इस दगाबाज बंगाली कौम को इस बार नेस्तनाबूद कर देना है, बाहर या छत पर। ये सब चीज़ें जो हैं आपकी किताबों में लिखी हुई हैं, आपने उनको पढ़ा नहीं। तो अब इसमें किस तरह से वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया। अब पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया, इस पर आपके पास बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। ये किताब मैं आपको फातिमा भुट्टो परिवार की दिखा रहा हूँ, जो उसने दास्तां खून और शमशीर की है, एक बेटी की जुबानी, जो 2010 में आई थी। उसने खुद अपनी किताब में लिखा है कि इसमें कोई हैरानी नहीं कि फ़ौजों ने पूरे जोर से उत्तर पूर्वी पाकिस्तान से उठी आवाज़ों को दबाने के लिए जनरल टिक्का खान को भेजा, ऐसा सैनिक जो अपनी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए हर वक्त तैयार रहता था। उस प्रांत के मुख्य फौजी की हैसियत से जनरल टिक्का खान देहरादून स्कूल का स्नातक था, दूसरे विश्व युद्ध का अफसर था और उसके राज में बर्मा और इटली के मोर्चों पर लड़ा था। बलूचिस्तान प्रांत में 1960 की आज़ादी के उपद्रव को बेदर्दी से कुचलने के लिए उसको बलूचिस्तान के कसाई के नाम की उपाधि दी गई थी। अब वो अपने सीवी में बंगाल का कसाई भी जोड़ने जा रहा था। उसने पूरी पाकिस्तान में खूनी महायुद्ध हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है जो आज हम लोग देख रहे हैं, पाकिस्तानी अधिकारियों ने पूरी की पूरी कॉपी, उन्होंने जोड़ दिया कि मरने वालों की संख्या 30,000 थी, जो कि महज जंग एक पैदावार थी। अंतर्राष्ट्रीय गणना ने हल्के अंदाज में पूरी मोर्चे पर 2 लाख लोगों के मरने का अंदाज़ा किया। मरने वालों की गिनती भले ही अलग हो, लेकिन कोई राय नहीं कि फौज ने नागरिकों पर, खास तौर पर औरतों पर बला की ताकत का इस्तेमाल किया। सूजन ब्राउन मिलर ने दिल को छूने वाली और परेशान करने वाली अपनी किताब अगेंस्ट आवर विल, मैन, वुमेन एंड रेप में दावा किया कि फौज ने अपनी रणनीति के चलते 4 लाख औरतों का बलात्कार किया। ये एक वो डाटा है जो पाकिस्तानी फौज के, क्योंकि मैं आपको उस पर बता भी चुका हूँ कि किस तरह से जनरल टिक्का खान ने आग लगा दी उस पूरे इलाकों में। वहाँ लड़कियों के साथ रोज़ रेप हो रहे थे और वो हिंदुस्तानी ख़ास तौर से
हिंदू लड़कियों के साथ। लेकिन 1992 के बाद क्या हुआ, 77-78 में हुआ, फिर उसके बाद हुआ 92 के बाद की किताब मुझे मालूम है आप में से कई लोगों ने अगर लज्जा नहीं पढ़ी है तो उनको पढ़नी चाहिए थी, कि नॉर्थ बुक हॉल रोड के सार्वजनिक पूजा दफ्तर, जमींदारों की काली प्रतिमा और मंदिर सब कुछ ध्वंस कर दिया गया। आज शांति नगर का जल अखबार नाश्ता नामक मिठाई की दुकान शांति से डूब गया। इसके अलावा चिटागांग, सेलहट, भोला, शेरपुर, काक्स बाजार, नोआखली के बारे में जो भी सुना उसने डरा दिया। बांग्ला सरकार के जो अगर आप देखेंगे कि उनको हिंदुओं को देखते ही उठा के ले जाते थे, बूट से लात मारते, बंदूक की नाल से कूचते, आंखें निकाल लेते, पीठ की हड्डियां तोड़ देते। ये जब उस समय 71 में पाकिस्तानी उन पर अत्याचार कर रहे थे, और आपने वो फ़ोटो देखी होगी जिसमें वो तहमद खोलकर पाकिस्तानी सैनिक उसकी आइडेंटिटी चेक कर रहा है। 71 में ये हो रहा है, और 2025 में आप पहलगाम में ये देखते हैं। चूँकि आप सीखते नहीं, क्योंकि आप अपने सबक अच्छे से याद नहीं करते, तो इस तरह से आपको हर जगह मिलेगा। मैं अगर ये चाहूँ तो आपको पाकिस्तान ये बताना शुरू कर दूं, और अगर आपको पढ़ना हो तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, बंगाल हिंदू हॉलोकास्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स आफ्टरमाथ साचिस दस्तीदार की बुक है, जो आपको बाकायदा नाम के साथ ये बताती है कि किस तरह से वहाँ हिंदू जेनोसाइड चल रहा है। इस बांग्लादेश में आपने जब जीत हासिल की, इतनी बड़ी जीत हासिल की कि आप अपने बॉर्डर्स पर एक हिंदू डोमिनेटेड, जो हिंदू प्रबल्य है, क्योंकि आप देख रहे थे वहाँ क्या हो रहा है, उसका एक ऐसा स्टेट बना सकते थे जो बफर स्टेट की तरह होता। भले ही वो बांग्लादेश के उसमें होता, तो ऐसे वक्त में शायद न तो बांग्लादेशी जो तिल चट्टों की तरह, जो दीमक की तरह आपके देश में धंस गए हैं वो, और ऐसे वक्त पर जब कभी वॉर होगा, अगर वो सड़कों पर निकल आते हैं तो आपको कितनी परेशानी होगी, ये सोचिए। इस पर भी एक जिस किताब की चर्चा शायद हम लोग नहीं करते, वो है ए क्वाइट केस ऑफ एथनिक क्लिनजिंग द मर्डर ऑफ बांग्लादेश हिंदूज, डॉक्टर रिचर्ड एल बेनकिन की किताब है, जो ये बताती है कि पूरी तरह से किस तरह से वहाँ हत्याएं हैं, वहाँ किस तरह से कंप्लीट जिनोसाइड हो रहा है। बंगाल में भी इस पर आवाज़ नहीं उठती। हालांकि अलग अलग बातें बंगाल के समय मैंने आपको बताया था किस तरह मारी झापी ब्लड आइलैंड में थी। तो मैं सिर्फ आज यही कह रहा हूँ कि क्या ये कोई तीसरा फ्रंट खुलेगा। इसलिए ये सारी बातचीत इसलिए थी कि इसमें कोई शक नहीं कि भारत को इस्राइल की भूमिका में आना पड़ सकता है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द पाकिस्तान जो मुस्लिम बाहुल्य देश है, फिर बांग्लादेश जो मुस्लिम राष्ट्र है, दोनों मुस्लिम राष्ट्र हैं, और उसके बाद वो चाइना की मदद लेकर कभी भी आपके पास 3 फ्रंट खोल सकते हैं। हम ये पढ़ते आए बचपन से कि भारत को 2 फ्रंट पर लड़ाई लड़नी होगी, जिससे उसको 45 स्क्वाड्रन चाहिए एयरफोर्स के। उस समय हम लोग पढ़ते थे। अभी अगर भारत को तीसरे पे होगा, हालांकि आज की डेट में बांग्लादेश की ये हैसियत और हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह का कुछ करे, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि वो कल कुछ नहीं करेगा, तो आप राम राया से बड़ी गलती करने जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।